हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन दिस वीडियो। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का थर्ड वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस में हमने चार्टर एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और अमेंडमेंट एक्ट 1786 देख चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 को समझेंगे। आगे समझने से पहले हम थोड़ा दोस्तों पीछे की तरफ भी देखते हैं। हमें पता है 1600 में कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एक कंपनी का निर्माण करते हैं। उस टाइम इसका नाम मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस होता है, जो क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं और उनसे मोनोपोली की डिमांड करते हैं कि हमें ईस्ट में ट्रेड करने के लिए एक मोनोपोली दी जाए। तो उस टाइम इन्हें एक चार्टर इशू किया जाता है, जिसका टाइम पीरियड 15 साल के लिए होता है और ऐसे इसी साल दर साल इस चार्टर को एक्सटेंड किया जाता है। इस टाइम अगर हम लास्ट में 1800 के लास्ट में देखें तो हमें ब्रिटिश में लेसेस फेयर की नीति का बहुत ज़्यादा समर्थन चलता है। हमें पता है एक इकोनॉमिस्ट आते हैं एडम स्मिथ, जो जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा होता है। ये फ्री ट्रेड के पक्षधर होते हैं और इसकी वजह से जो यूरोप में इस टाइम फ्री ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा हंगामा होता है और इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होती है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इस पे खतरा मंडराने लगता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पॉलिटिकल रीच की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाने में सफल रहती है और इस चार्टर एक्ट 1793 में एक प्रोविजन जोड़ा जाता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दी जाती है। इसके साथ दोस्तों कंपनी के ऊपर एक एनुअली फी भी चार्ज किया जाता है, जिसका अमाउंट 5 लाख पाउंड होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनके ऊपर चार्ज किया जाता है। हमें पता है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में ज़्यादा बढ़ जाता है और जो इंडियन रेवेन्यू का कलेक्शन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। तो इन्हें जो ट्रेड की वजह से प्रॉफिट होता था वो तो अलग था, इसके अलावा इन्हें इंडियन रेवेन्यू से भी कई फायदे होते थे, जिसका एक अब बड़ा अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन्हें। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो हमने देखा था, तो उसमें एक नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो फंक्शन था वो टोटली ब्रिटेन में था और अगर मॉरली देखा जाए तो इसका जो टोटल खर्चा होना चाहिए वो कंपनी के ऊपर या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आना चाहिए। लेकिन इस चार्टर में एक प्रोविजन जोड़ा जाता है, जिसमें जो उनकी सैलरी का प्रोविजन होता है, जो भी उनके उस बोर्ड में जो भी खर्चे होते हैं, वो उसके बोर्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर बोर्ड की मीटिंग का जो खर्चा होता है, या अगर कहें कि उसके लिए किसी बिल्डिंग को लिया गया है, जो भी उससे रिलेटेड कोई भी खर्चे होते हैं, वो सारा इंडियन रेवेन्यू पे लाद दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, हमने देखा था कि 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट दी जाती है और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को इनके सबऑर्डिनेट कुछ मामलों में कर दिया जाता है। इस एक्ट के थ्रू एग्जीक्यूटिव मामले में पूरी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपीरियर कर दिया जाता है और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव मामले में पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस था, इसमें एक्सेलरेशन आता है और हम देखेंगे जब हम 1833 देखेंगे तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन पीक पे हो जाता है और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ जो मद्रास होंगे, उनकी खुद की पावर लीस्ट हो जाती है। 20 सालों बाद एक और चार्टर इशू किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होता है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली बचाने में असमर्थ होता है और इसकी मोनोपोली इंडियन ट्रेड में खत्म कर दी जाती है, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इसके अलावा एक प्रोविजन और जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी जाती है कि वो इंडिया में आके अपने रिलीजन का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडियन सब कंटिनेंट में जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है
इसकी यही वजह होती है कि इन्हें परमिशन मिल जाती है और इसके बाद इन्हें अपने इंस्टीट्यूशन खोलने की परमिशन मिल जाती है, जिसकी वजह से ये हर बड़े-बड़े शहरों में अपने कॉन्वेंट खोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक प्रोविजन और किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंपनी को जो भी इंडियन रेवेन्यू होंगे उसमें से 1 लाख रुपए यहाँ के जो नेटिव होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये प्रोविजन चार्टर एक्ट 1813 में तो हो तो जाता है, लेकिन इसका जो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट होता है वो 1835 के बाद ही हो पाता है। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 इशू होता है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।